बीच मीटिंग में मची हलचल। मिलिट्री मीटिंग में चीन ने दिया रूस को धोखा, भारत को मिली ऐतिहासिक जीत। दोस्तों, हाल ही में चीन और रूस की मिलिट्री मीटिंग चल रही थी। इस दौरान चीन ने रूस को धोखा दे दिया, जिसकी रूस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्यों इतना हंगामा मचा। वहीं दूसरी तरफ अब भारत को लेकर आईएमएफ के खुलासे ने बता दिया कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो चलिए इन दोनों खबरों को अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं। दरअसल हाल ही में एक मिलिट्री फोरम का आयोजन किया गया था और इस दौरान रक्षा मंत्री के तौर पर चीन के वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को भेजा गया था और इस दौरान यहां रूस के भी रक्षा मंत्री मौजूद थे। लेकिन यहां पहुंचने के बाद रूस को यह पता चला कि वह खेल नहीं चल रहा जो खेल वह सोचकर यहां आया था। और शुरुआत तब हुई जब रूस ने इस मीटिंग में कहा कि अमेरिका यह जो कर रहा है यह जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा रहा है, फिर चाहे वह इंडो पैसिफिक का मामला हो या फिर कहीं और का मामला क्यों ना हो, सिर्फ टेंशन बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। रूस के साथ नाटो का एक्सपेंशन करके टेंशन बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक में अलग टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में रूस ने यह सब इल्जाम अमेरिका पर लगाए। इसके बाद जब चीन की बारी आई तो आपको सुनकर काफी अजीब लगेगा, क्योंकि चीन ने भी शुरुआत में जो बुराई करनी थी वह करी, लेकिन उसके बाद चीन ने कहा कि हम रूस के साथ बहुत गहरे रणनीतिक सहयोग बनाएंगे और मजबूत संबंध बनेंगे और हम रूस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि हम मिलिट्री टाइज को अमेरिका के साथ भी शुरुआत करेंगे। ऐसे में इस स्पीच से यह तो समझ आ गया कि चीन के मिलिट्री लीडर यह कह रहे हैं कि वे अमेरिका के साथ मिलिट्री टाइज स्थापित करेंगे। तो यह सब सुनकर रूस को कैसा लगेगा। चीन ने जिस तरह से पलटी मारी है और अमेरिका के साथ वह जिस तरह से नरम होता जा रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि पुराने दिन वापस आ जाए। जिस तरह से अमेरिका इग्नोर कर देता था और चीन आगे बढ़ जाता था, वैसा ही हो जाए, क्योंकि चीन अब अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना चाहता है और वह जानता है कि अमेरिका के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका को धीरे धीरे अपनी तरफ लाना होगा ताकि अमेरिका की कंपनियां चीन को छोड़कर ना निकले। इसलिए चीन की सेना का अब अमेरिकी सेना के प्रति एक अलग रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन सब के बीच एक और कारण जो सामने आ रहा है कि चीन यह सब क्यों कर रहा है, तो वह यह भी है कि हाल ही में आईएमएफ ने यह खुलासा किया है कि जो भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसमें भारत चाहे तो परफॉर्मेंस करे, लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर इसकी जीडीपी रेट में 18% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चीन है और 3 नंबर पर भारत है और अमेरिका और चीन के बीच बहुत कम अंतर है। ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि वे ऐसे दोस्त से दोस्ती बनाकर रखे जो मजबूत है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करेगा, जैसे कि अमेरिका जर्मनी और जापान से दोस्ती बनाए रखता है। वह इसलिए क्योंकि जो दोनों देश शक्तिशाली है और अगर 4 शक्तिशाली देश एक साथ हो जाए तो अगर एक विरोधी है तो उसे आसानी से काउंटर किया जा सकता है। ऐसे में यहां भारत का महत्व कभी भी घटने वाला नहीं। हालांकि चीन अपनी तरफ से कोशिश करने में लगा है, लेकिन चीन का अब अपनी किसी भी चाल में कामयाब होना मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि चीन कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे में चीन की संभावनाएं इस वक्त कम ही लग रही है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। 24 घंटों में कतर पर दूसरा एक्शन, महंगी पड़ी भारत से दुश्मनी। चीन को जयशंकर ने तगड़ा करंट लगा दिया। दोस्तों, कतर ने 8 लोगों को डेथ पेनल्टी देकर अब भारत से बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। भले ही कतर को लग रहा था कि भारत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब भारत कतर की अर्थव्यवस्था के ऐसे ब्लॉक पर हमला कर सकता है जिससे कतर की 70% आमदनी होती है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कतर ने यूरोपीय देशों में एलएनजी की सप्लाई शुरू कर दी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और लेटेस्ट खबरों के मुताबिक यूरोपीय देश नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अब तक भारत अपनी जरूरत की 40% नेचुरल गैस कतर से इंपोर्ट करता आया है और अब तक $7 अरब से भी ज्यादा का नेचुरल गैस भारत कतर से आयात कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि कतर भारत के नेचुरल गैस का बड़ा सप्लायर है।
लेकिन अब दुनिया भर में नेचुरल गैस के लिए काफी सारे विकल्प मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक भारत किसी से भी नेचुरल गैस की सप्लाई ले सकता है और इसी वजह से अब कतर को डर लगने लगा है, क्योंकि कतर यह बात अच्छे से जानता है भारत जब चाहे तब अपने नेचुरल गैस की सप्लाई कतर से बंद कर सकता है और दूसरे देशों की तरफ मुड़ सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत कतर को चावल की सप्लाई नवंबर महीने के लिए रोक रहा है और वह भी तब जब कतर हर साल भारत से अपनी जरूरत का 65% चावल आयात करता है। ऐसे में एक तरफ तो भारत कतर पर कूटनीति के तौर पर दबाव बनाने के लिए बहरीन जैसे देशों से बात कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक चोट करने के लिए भारत अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई को कतर से हटाकर दूसरे देशों की तरफ मोड़ सकता है। ऐसे में हर तरफ से भारत दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कानूनी तरीके से भी भारत लगातार काम करने में लगा है ताकि भारत अपने रिटायर्ड नौसेना के अधिकारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा भारत ने चीन को फिर से तगड़ा झटका दिया है और यह तगड़ा झटका चीन को खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है और वह भी एससीओ की मीटिंग में। जी हां दोस्तों, एससीओ की मीटिंग में भारत ने खुलेआम एक बार फिर से चीन को लेकर एक लकीर खींच दी और भारत ने चीन के सबसे अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। ऐसे में इस खबर ने चीन को बुरी तरह से झटका दिया है, क्योंकि चीन चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी हाँ में हाँ मिलाकर एक लाइन में चलकर उसके प्रोजेक्ट का समर्थन करे। लेकिन भारत शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके से बीआरआई का रूट बना रहा है और इसको लेकर भारत ने हमेशा ही आपत्ति जताई और इस बार भी यही हुआ। एससीओ की मीटिंग के अंत में जब एक संयुक्त बयान में कहा गया कि अन्य देशों ने चीन के इस प्रोजेक्ट में अपने समर्थन की पुष्टि कर दी, तो वहीं भारत ने इसमें चीन का समर्थन नहीं किया। वह इसलिए क्योंकि इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बनाया गया। ऐसे में इस शिखर सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि एससीओ सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करके, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करके और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा समृद्धि का प्रवर्तक बन सकते हैं। कुल मिलाकर भारत ने बीआरआई को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपने द्वारा की जा रही परियोजनाओं को लेकर साफ तौर पर सभी को एक साथ जुड़े रहने का निमंत्रण दिया है। यानी साफ तौर पर भारत यह कह रहा है कि उसे बीआरआई मंजूर नहीं, क्योंकि वह पीओके से होकर गुजर रहा है।